नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा विषय पे बात करने वाले हैं, वर्णाश्रम धर्म। हाँ, नमस्कार। विषय तो है काफी जटिल। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम इस पर अलग-अलग नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कई दृष्टिकोण हैं इस पर। मकसद साफ है। प्राच्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी और डॉक्टर राधाकृष्णन, इन सब के विचारों को देखना ताकि इसकी एक थोड़ी स्पष्ट तस्वीर बन सके। बिल्कुल, एक व्यापक समझ बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला नजरिया लेते हैं प्राच्यवादी विचारकों का, जैसे मैक्स मुलर। उन्होंने इसे भारत की एक अनोखी पुरानी सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की तरह देखा, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसे समाज को व्यवस्थित रखने और काम के बंटवारे का एक तरीका माना, और इसमें कुछ सकारात्मकता भी देखी, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तारीफ के साथ साथ उन्होंने इसे काफी हद तक रूमानी बना दिया। रूमानी कैसे? नतीजा ये हुआ कि इस व्यवस्था में जो सामाजिक ऊंच नीच थी, जो शोषण था, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो गया। उन्होंने इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर ज्यादा जोर दिया। अच्छा। बजाय इसके कि समाज पर इसका जो सख्त असर पड़ रहा था उस पर ध्यान देते। अब तो तारीफ तो की, मगर असलियत की जो कड़वाहट थी उसे अनदेखा कर दिया। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसके बाद आते हैं राष्ट्रवादी विचारक, जैसे तिलक, अरबिंदो, दयानंद सरस्वती। इन्होंने कोशिश की कि वर्णाश्रम को एक गैर भेदभावपूर्ण तरीके से दोबारा समझा जाए। हाँ, उन्होंने इसकी पुनर्व्याख्या करने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये व्यवस्था असल में जन्म पर नहीं, बल्कि इंसान के गुणों और उसके काम यानी गुण कर्म पर आधारित थी। हाँ, गुण और कर्म। वो मानते थे कि ये जो वंशानुगत जाति वाली बात है, ये तो बात का बिगाड़ है। अच्छा, मतलब मूल रूप से ऐसा नहीं था उनके अनुसार नहीं। और अगर हम इसे उस दौर के हालात से जोड़कर देखें तो राष्ट्रवादियों का ये रवैया काफी, कह सकते हैं, रणनीतिक भी था। रणनीतिक कैसे? देखिए, वो समाज सुधार तो चाहते थे, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहते थे कि जो पारंपरिक सोच वाले समुदाय हैं वो उनसे कट जाएं। तो ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश थी। समझी। मतलब ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच नहीं थी, बल्कि उस समय की राजनीति से भी जुड़ी थी। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम मार्क्सवादी नजरिए को देखते हैं। उनके लिए तो वर्णाश्रम धर्म, हाँ, उनके लिए तो ये बिल्कुल अलग था। समाज में जुल्म करने का एक औजार था। अच्छा। बिल्कुल। मार्क्सवादी विद्वान इसे ऐसे देखते हैं कि इस व्यवस्था ने ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मणों और जमींदारों के फायदे के लिए निचली जातियों और दलितों की मेहनत का शोषण किया। तो उनके लिए ये सीधे सीधे शोषण का तंत्र था। हाँ, उनके लिए जाति असल में वो वर्ग संघर्ष का ही एक छुपा हुआ रूप है जो समाज में ऊंच नीच और गैर बराबरी बनाए रखता है। और वो कोसाम्बी और शर्मा जैसे विचारक? हाँ, डी कोसाम्बी और आर.एस. शर्मा जैसे विचारकों का तर्क है कि जाति का सीधा संबंध ऐतिहासिक रूप से उत्पादन के तरीकों और संपत्ति के रिश्तों से रहा है। कितना अलग नजरिया है राष्ट्रवादियों से। एक तरफ सुधार की बात, दूसरी तरफ इसे शोषण का तंत्र बताना। बिल्कुल अलग। अच्छा, अब गांधी जी के विचारों पर आते हैं। उन्होंने वर्ण को काम के बंटवारे के तौर पर तो माना, लेकिन ऊंच नीच के तौर पर नहीं। हाँ, ये बात सही है। वो भी मानते थे कि वर्ण जन्म से नहीं, गुण कर्म से तय होना चाहिए। और उन्होंने छुआछूत का जोरदार विरोध किया, पर वर्ण व्यवस्था का नहीं, है ना? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया, बल्कि अस्पृश्यता का किया। और उन्होंने हर काम के सम्मान की बात की, जैसे सफाई कर्मचारियों के काम को भी अहमियत दी। हाँ, भंगियों की भूमिका का महिमा मंडन किया, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी वजह से उनके विचारों की आलोचना भी हुई। अच्छा, आलोचना भी हुई? हाँ, आलोचकों का मानना था कि ये सोच थोड़ी आदर्शवादी ज्यादा थी और शायद जाति के नाम पर जो जुल्म हो रहा था उसकी असलियत से थोड़ी दूर थी। स्रोत में अंबेडकर का नाम तो नहीं है, पर आलोचना का भाव स्पष्ट है। यानी उनके नजरिए पर भी सवाल उठे। चलिए, अब आखिर में डॉक्टर एस राधाकृष्णन के दृष्टिकोण को समझते हैं। उनका नजरिया तो काफी दार्शनिक और आध्यात्मिक लगता है। सही कहा। उन्होंने वर्णाश्रम को व्यक्ति के अंदरूनी आध्यात्मिक विकास के रास्ते की तरह देखा। आध्यात्मिक विकास? हाँ, उनके मुताबिक इस व्यवस्था का मकसद था लोगों को धर्म और आत्मज्ञान पाने में मदद करना,
लेकिन वो इस बात को मानते थे कि समय के साथ ये एक सख्त जाति व्यवस्था में बदल गई है अच्छा, और इसमें सुधार की सख्त जरूरत है। तो वो मानते थे कि मूल विचार अच्छा था, बस उसे गलत तरीके से लागू किया गया या समझा गया। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्होंने सामाजिक अन्याय को आलोचना की और कहा कि आध्यात्मिक मौके वो जाति के आधार पर नहीं मिलने चाहिए, सबके लिए बराबर होने चाहिए। उनका मानना था कि मूल विचार दमनकारी नहीं था, बस उसे दलित समझ लिया गया। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत अलग-अलग विचार हैं। प्राच्यवादी तारीफ करते हैं पर जमीनी हकीकत नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, राष्ट्रवादी सुधार चाहते हैं, खत्म करना नहीं। बिल्कुल। मार्क्सवादी इसे वर्ग शोषण का हथियार मानते हैं। हाँ, गांधी जी काम का बंटवारा मानकर छुआछूत मिटाना चाहते हैं। सही। और राधा कृष्णन इसे एक बिगड़ा हुआ दार्शनिक आदर्श मानकर आध्यात्मिक सुधार की बात करते हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और ये सारे अलग अलग नजरिए यही दिखाते हैं कि एक ही सामाजिक धार्मिक व्यवस्था को इतिहास में कितने अलग अलग और जटिल तरीकों से समझा और समझाया गया है। हाँ, और खासकर इसके आदर्श रूप और जमीनी हकीकत के बीच का जो तनाव है, बिल्कुल, वो तनाव बार बार उभर कर आता है। किसी भी व्यवस्था के एक मूल आदर्श रूप और उसके बिगड़े हुए सामाजिक यथार्थ की बात बार बार की जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐतिहासिक व्यवस्थाएं कैसे बदलती हैं, उनकी नई नई व्याख्याएं कैसे होती हैं, और खासकर तब क्या होता है जब ऊंचे दार्शनिक आदर्श और समाज की कड़वी सच्चाइयां वो आपस में टकराती हैं। बहुत गहरा विचार है, सोचने लायक बात है।